नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2020 और आज का जो डेली 30 है, आज के डेली 30 में उत्तर प्रदेश को हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की पत्रिकाएं और समाचार पत्र आप उनको कह सकते हैं और उनके संपादक या लेखक जिनसे जो रिलेटेड होंगे जैसे उनका डिस्कशन करेंगे। अब आप सोचेंगे यूपी के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं तो ये डिस्कशन क्यों? ये जो उत्तर प्रदेश के नाम पर हम कर रहे हैं ये इतिहास में भी वैसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत का इतिहास में उत्तर प्रदेश का भी इतिहास आता है भारत के इतिहास में। और साथ में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम देखेंगे। टोटल 30 प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और इस तरीके से इसको तैयार करते रहिए और नोट्स ऐसा बनाइए कि आप उसको रिवीजन करें और एग्जामिनेशन के समय जरूर रिवाइज कर पाए। एग्जामिनेशन के समय अगर रिवीजन नहीं हो पाता है 15-20 दिन पहले, पूरा आपका जो एक कोर नोट्स होता है उसका रिवीजन नहीं हो पाता है, तो चीजें आपके दिमाग में होती हैं लेकिन आंसर निकालते समय वो इस लेवल पे नहीं होती हैं कि आप उसमें सही और गलत की पहचान कर सके। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है। एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है और दूसरा है कि एक्वापोनिक्स पर्यावरण प्रतिकूल तकनीक है। पहला है कि ये एक उभरती हुई तकनीक है और दूसरा है कि ये एक पर्यावरण प्रतिकूल तकनीक है। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उभरती हुई तकनीक है, यहां पर आपसे पूछने की कोशिश ये हो रही है कि ये वेल डेवलप्ड हो चुकी है या अभी ये डेवलपिंग फेज में है। तो डेवलपिंग फेज में है। मछलियों के साथ साथ पौधों को भी एकीकृत विधि से उगाया जाता है, ऐसी ये टेक्निक है। तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया। और ऐसी जो टेक्निक होती है वो पर्यावरण के प्रतिकूल नहीं होती है। ये जो टेक्निक है ये पर्यावरण के अनुकूल टेक्निक है। ठीक है, तो दूसरा इसमें गलत है और पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में मर्डर हार्नेटस और फरी पुष्प कैटरपिलर नामक कीटों की आबादी में कमी दर्ज की गई है। और दूसरा है मर्डर हार्नेट मक्खी की प्रजाति है। आपसे पूछा जा सकता है मर्डर हार्नेट किसकी प्रजाति है या मक्खी की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मक्खी की प्रजाति है तो सही है और इनकी कमी में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। मर्डर हार्नेट्स और फरी पुष्प कैटरपिलर इन दोनों में वृद्धि देखी गई है, यहाँ पर कमी दिया जा रहा है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मक्खियों की विशाल प्रजाति ये अमेरिकी तटों पर पहुंची है और वहां की जो मूल आबादी है उनके लिए ये खतरा पैदा कर रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अर्थसाट पुरस्कार को स्माइल फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या इसका नाम है? अर्थसॉट, अर्थशास्त्र मत समझिएगा, अर्थसॉट प्राइज, अर्थसाट अवार्ड, इसको स्माइल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया, पहला दिया है। ये गलत स्टेटमेंट है, मैं सही बता रहा हूं कि क्या है। उसके पहले जान लीजिए कि अर्थसाट पुरस्कार 5 अर्थसाट चुनौतियों पर केंद्रित है। ये जो 5 चुनौतियां हैं ये बिल्कुल सही है और ये 5 चुनौतियां हैं प्रकृति की रक्षा एवं पुनर्व्यवस्था, स्वच्छ वायु, महासागरों को पुनर्जीवित करना, अपशिष्ट मुक्त दुनिया का निर्माण करना और जलवायु को ठीक करना। ये 5 चुनौतियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और अर्थसाट पुरस्कार का जो प्रारंभ किया गया है ये किया गया है द रॉयल फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? द रॉयल फाउंडेशन। तो रॉयल फाउंडेशन के द्वारा शुरू हुआ है और यहां पर दिया हुआ है स्माइल फाउंडेशन, तो स्माइल फाउंडेशन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान स्वीकार करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों से 31 मार्च 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में एक निर्दिष्ट एफसीआरए खाता खोलने के लिए कहा है। ऐसा कहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान स्वीकार करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों से। तो ये एफसीआरए खाता अगर आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो ये विदेशी अनुदान स्वीकार करने वाले जो गैर सरकारी संगठन है उनसे रिलेटेड है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये डायरेक्शन दिया है। ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्तमान में देश में एफसीआरए के तहत 22,434 गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो होते हैं, एसोसिएशन, और ये एनजीओ ये कार्यरत है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो के बारे में असत्य कथन कौन सा है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे?
वो है माउंट किलिमंजारो। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ये तीसरा नहीं सबसे ऊंचा है। और हाल ही में 500 से अधिक स्वयंसेवक किलिमंजारो पर्वत पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आग लग गई है, इसी कारण से ये चर्चा में आ रहा है। और इस आग ने 28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पति को नष्ट किया है। यहाँ पर प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, एक तो ये प्रश्न है ही है, दूसरा अभी हाल के दिनों में अफ्रीका के किस क्षेत्र में किस पर्वत पर आग की घटना देखने को मिली, ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में वनस्पति नष्ट हो गई, लगभग ये स्टेटमेंट में देख के पूछा जा सकता है। वैसे प्रश्न यही बनेगा कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, और दूसरा ये कि अफ्रीका में ये स्थित सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है और यहाँ पर आग लग गई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। शोभा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी? शोभा नायडू के बारे में आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में ये कुचिपुड़ी नर्तकी थी। शोभा नायडू कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है, तो ये नर्तकी थी, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध था। 64 वर्ष में इनका निधन हो गया है, 64 साल की थी। और 2001 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है ये। नगर नार स्टील प्लांट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? नगर नार स्टील प्लांट, नगर नार स्टील प्लांट सुमेलित करने में भी आपको दे सकता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। खनिज विकास निगम, जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, एनएमडीसी से छत्तीसगढ़ वेस्ट नगरनाल स्टील प्लांट के डिमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी अभी प्रदान की गई है। और ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनएमडीसी से ये मंजूरी इसको दी है ना। एनएमडीसी से छत्तीसगढ़ वेस्ट ये नगरनाल स्टील प्लांट के डिमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पूरी सरकारी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर कंपनी के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इसको समाप्त कर दिया जाएगा, सरकारी कंपनी ये नहीं रह जाएगी। और 2021 तक ये प्रक्रिया पूरी करने की बात की गई है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी, यह अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? अंगीकार अभियान, अंगीकार अभियान का संबंध है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से। अंगीकार अभियान की शुरुआत कब हुई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। पहला, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको तो भूलना नहीं है, क्योंकि अब योजनाएं पुरानी पूछ ले रहा है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। यह अभियान है, योजना है कोई भी, और इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच उनको प्रदान की जाती है, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने के लिए एक वेबिनार में भाग लिया था, और इस वेबिनार के दौरान उन्होंने अंगीकार अभियान पर राष्ट्रीय रिपोर्ट भी लॉन्च की, इसी कारण से ये चर्चा में आया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसमें केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। अभियान कब शुरू हुआ था? 2019 में, मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत और फ्रांस को 2 साल के कार्यकाल के लिए आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। तो भारत अध्यक्ष होगा और जो फ्रांस होगा इसमें, वो इसका सह अध्यक्ष होगा, ठीक है। एशिया प्रशांत के लिए फिजी और नाउरू के प्रतिनिधि, अफ्रीका के लिए मॉरिशस और नाइजर के प्रतिनिधि, और यूरोप के लिए ब्रिटेन और नीदरलैंड के प्रतिनिधि, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो क्षेत्र है उसके लिए क्यूबा और गियाना के जो प्रतिनिधि होंगे वो उपाध्यक्ष चुने गए हैं। आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष ये भारत है और इसका सह अध्यक्ष का दर्जा मिला है फ्रांस को। इसकी शुरुआत भी भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। पहला ये स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के निर्णय का श्रमिक संघों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। कठोर विरोध या कड़ा विरोध सही शब्द होगा, कड़ा विरोध किया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो निगमीकरण जो इसका किया जा रहा है, इस निगमीकरण का विरोध किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट में ये सब काम बहुत हो रहे हैं। 200 वर्ष पुराना ये आयुध निर्माणी बोर्ड का मुख्यालय जो है वो यहाँ पर दिया है कि दिल्ली में स्थित है, लेकिन आयुध बोर्ड का जो मुख्यालय है 200 साल पुराना है, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कोलकाता की है, जहां की पिस्टल रिवॉल्वर सबसे अच्छी मानी जाती है इंडिया में, तो वो कोलकाता में स्थित है। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, क्योंकि ये कोलकाता में स्थित है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए इसका
ध्यान रखिएगा ये उत्तर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहां से स्टार्ट हो रहा है आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, वो महत्वपूर्ण संस्थान और उनका स्थापना वर्ष। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1996, सही है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 के 24 दिसंबर को, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 22 दिसंबर 1966। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976 को स्थापित हुआ था। 30 दिसंबर 1976 को स्थापित हुआ था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, सी वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यहाँ पर यही सही उत्तर हो जाएगा। और भाषा प्रशिक्षण केंद्र 1990 में शुरू हुआ था, ये सही है। इनकी तिथियां याद कर लीजिए। आजकल जो ये टाइमलाइन है, इस पर बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। ये प्रश्न उस प्रश्न से बिल्कुल अलग है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को 1989 में अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो 1989 में इसको द्वितीय राजभाषा यूपी की घोषित किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 में जो ये किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? उर्दू भाषा का विकास करना और इसका प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना सन 1927 में हुई थी। हिंदुस्तानी अकादमी, यह है पहला सही है। और इस अकादमी का आदर्श वाक्य है विंदेम देवताम वाचम, तो दूसरा भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इलाहाबाद प्रयागराज में क्या है, ये स्थित है। आप अल्फ्रेड पार्क देख रहे हैं ना, कंपनी बाग आप देख रहे हैं ना, चंद्रशेखर आजाद पार्क जिसको कहते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क में के हिस्से के तौर पर ही है। मेन रोड पे जो मंदिर वाली रोड है जो हनुमान मंदिर को जाती है, तो उसी पर लेफ्ट साइड में है, जहां पर रोज गार्डन है उसके पहले ही लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा और उसके साहित्य का संरक्षण करना, उसको बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना, संस्कृत, पाली और प्राकृत के हस्तलिखित दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथों का तथा संस्कृत शिक्षण से संबंधित आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करना इत्यादि, ये सारे इसके कार्य हैं। और संस्कृत लेखकों की प्रकाशित जो उत्कृष्ट कृतियां हैं, उनको पुरस्कृत करने का कार्य भी ये संस्थान करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालय में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गणतंत्र दिवस का दिन था, 1968 की बात है, और हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया सभी कार्यालयों में। और उत्तर प्रदेश में 1979 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। मैंने आपको बताया है कि 1989 में 1989 में किया गया। अभी पहले क्वेश्चन की व्याख्या में हमने किया था इसके पहले। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? ये युग्म जो दिए हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये लखनऊ में है, ये भी यहाँ पे मेरठ दिया है, ये गलत है। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद, अभी हमने डिस्कस ही किया है। और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, ये लखनऊ में है, तो ये सही है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में है, भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश का भी लखनऊ में है, और हिंदी संस्थान भी लखनऊ में है। तो हिंदी, भाषा, संस्कृत, उर्दू, ये जितने भी संस्थान और अकादमी है, ये लखनऊ में है। इनमें से एक भी बाहर नहीं है इसके, ठीक है ना। तो हिंदी संस्थान, भाषा संस्थान, संस्कृत संस्थान, उर्दू अकादमी, हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद में है। बाकी और सारी अकादमी जो मैंने बताया वो यहीं पर लखनऊ में है। साथ में फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी भी लखनऊ में है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये सी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, सी तो सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा था, सुमेलित नहीं, ठीक है ना। तो सुमेलित नहीं भी है, और 3 तो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अखबार था, वो लखनऊ अखबार था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लखनऊ अखबार सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, लालजी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? लालजी। तो लालजी का नाम याद रखिएगा, और इसका लखनऊ अखबार ही नाम था।
ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं उनके जन्मस्थल के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद सही है, अबुल फजल आगरा ये भी सही है, और राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर ये भी सही है। और ये तीनों की तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। डी इसका सही हो जाएगा। ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं उनके जन्म स्थल के बारे में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो दिए हुए हैं यहाँ पर इनको पढ़िए। कैफी आजमी आजमगढ़ इनका जन्म स्थल है, कैफी आजमी का, वही बॉलीवुड वाले कैफी आजमी। तानसेन ग्वालियर ये भी सही है। निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली, लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो थे ये बदायूं के थे। कहाँ के थे? बदायूं के। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। और अमीर खुसरो एटा में हुआ था। एटा में एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा और उसको यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा एटा में कौन सा स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हंस पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता था। हंस पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? एक मिनट, कुछ क्वेश्चन छूट गए। ये यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, ये पहले देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न, वो आगे बढ़ गया था एक पेज। कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के साहित्यकार, और उसके बगल में दिया हुआ है उनकी कृतियां, यानी कि एक साइड में साहित्यकार और कृतियां। कामायनी और तितली जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हठी हमीर पंडित प्रताप नारायण मिश्रा की है। मधुशाला क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की है। ये सभी सुमेलित है। ये रचनाएं याद रखिएगा, आपसे पूछ ली जाती हैं अक्सर। निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की? ये चंद्र नहीं होता है, ये चंद होता है, ये गलत टाइप हुआ है। मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। सेवा सदन है, कर्मभूमि है, वरदान है, हठी हमीर नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हठी हमीर किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियां। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा दोनों सही है। गुनाहों का देवता इलाहाबाद में कोई रह रहा है, अगर ये किताब उसने नहीं पढ़ी है तो कहीं ना कहीं उसने अपने साथ कुछ नाइंसाफी की है, कुछ गुस्ताखी की है। सुधा और चंद्र का प्रेम कितना पवित्र पावन प्रेम, सुधा का तो कुछ ज्यादा ही पवित्र, तो इसको पढ़ना चाहिए। आप लोगों के पास टाइम हो तो पढ़िए। राहुल सांकीर्त्यायन वोल्गा से गंगा मेरी जीवन यात्रा ये भी इनकी सही है। अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा वाले ये हैं। और वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। अगला भी है समाचार पत्र और स्थान। तरुण भारत लखनऊ यहां से प्रकाशित होता था, बिल्कुल सही है। और वीर भारत कानपुर से होता था। और टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लखनऊ से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी भी ये होता है टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ से अंग्रेजी में। उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सारे प्रश्न ऐसे इसलिए हैं क्योंकि इससे ज्यादा फैक्ट आपके तैयार होंगे। प्रवाद अलीगढ़ बिल्कुल सही है। प्रेम प्रचारक आगरा ये भी सही है। और राष्ट्रमत कानपुर ये भी सही है। और जनयुग ये मेरठ दिया हुआ है, ये प्रकाशित होता है जनयुग लखनऊ से। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हंस पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता था और इस पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। हंस पत्रिका वाराणसी के लोकमानस को परखने वाले कथाकार प्रेमचंद के संपादकत्व में प्रकाशित होती थी। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए प्रेमचंद। और ये प्रकाशित गोरखपुर से नहीं होती थी, ये वाराणसी से होती थी। ठीक है ना, वाराणसी से होती थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक पत्र अभ्युदय का प्रकाशन 1907 में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे अभ्युदय के कौन? ये थे मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय तो ये मदन मोहन मालवीय, ये दोनों याद रखिएगा, नाम एक साथ जोड़कर कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। 1907 में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ, प्रयागराज से, और इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। साप्ताहिक पत्र था ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का। मुंशी सदासुख लाल ने 1852 ईस्वी में सर्वहितकारी नामक साप्ताहिक पत्रिका हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में निकाली थी। तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में निकाली थी क्या? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पत्रिका का नाम था सर्वहितकारी और पत्रिका थी साप्ताहिक। निकाला था मुंशी सदासुख लाल ने 1852 में निकाला था और हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में निकाला था। इतनी इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट में। और तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक गुलाब शंकर थे। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1865 ईस्वी में बरेली से तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन गुलाब शंकर ने किया था। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, साथ में ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्र को हिंदी एवं बांग्ला दोनों भाषाओं में तारक मोहक मित्र ने वाराणसी से निकाला था? तो इस पत्र का नाम था, 1850 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये निकाला जाता था 1850 में, और इस पत्र का नाम था सुधाकर। क्या नाम था? सुधाकर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला उर्दू साप्ताहिक पत्र था। पहला जो पत्र था वो बनारस अखबार था। क्या ये सही है? उत्तर प्रदेश में जो भी प्रकाशित पत्र थे उनमें बनारस अखबार पहला साप्ताहिक पत्र था, लेकिन उर्दू में नहीं था, ये हिंदी में था। पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र था। तो उर्दू यहां से अगर हट जाए और यहां पर हिंदी लग जाए तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसे तो ये गलत है। और बनारस अखबार को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रकाशित करवाया। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में इन्होंने प्रकाशित कराया था। दोनों पढ़ लें, अगर सही से रीजनिंग लगा लें तो ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आप बीओ का मेंस दे रहे हैं, आरओ एआरओ का मेंस दे रहे हैं, आपका स्कोर ऐसा है, बीओ का तो रिजल्ट आ चुका है, आरओ एआरओ का रिजल्ट भी एक हफ्ते के लगभग में आ जाएगा। सेकेंड जो वीक होगा इस महीने का उसमें, या फर्स्ट वीक अगले महीने में आ जाएगा। और वो अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो हमारे पास क्रैश कोर्स है, उसके टेस्ट सीरीज के साथ में प्रैक्टिस पूरा आप कर सकते हैं। इसके लिए 6307281212 पर आपको व्हाट्सएप करना है ज्वाइन बीओ या ज्वाइन आरओ मेंस। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित नहीं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से उदंड मार्तंड नाम से निकाला गया, जिसके संपादक कौन थे? तो ये जो पत्र निकला था इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो थे ये इसके संपादक थे। पत्र का नाम था उदंड मार्तंड, 30 मई 1826 की बात है और कोलकाता से निकला था। इतने फैक्ट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। यकीन मानिए, अगर आप रोज रोज चींटी की तरह मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन पहाड़ ढकेल देंगे, और 10-15 दिन मेहनत करके आप पहाड़ नहीं, चींटी के इतने बड़ा भी काम नहीं कर पाएंगे। छोटा छोटा रोज का योगदान एक दिन बहुत बड़ा कार्य बनकर सामने आता है। आप पढ़ाई रोज करिए, आप कोई भी काम रोज करिए, ईमानदारी के साथ करिए, मन लगाकर करिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है। अपना टारगेट सेट करिए और रोज उसको पूरा करने के लिए इतनी कोशिश करिए कि उससे ज्यादा आप कर डालें। तब तक नींद नहीं आनी चाहिए आपको जब तक वो टारगेट पूरा ना हो जाए। मिलते हैं फिर डेली 30 के कल के एपिसोड में। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।